Yes, sir. Started? Okay, sir. ओके सर, ओके, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स क्लास। ठीक है, तो इनकम टैक्स में हम लोग ना आजकल क्या बात कर रहे हैं, लास्ट दिन ऑफलाइन क्लास भी था एज वेल एज ऑनलाइन में भी हुआ था। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को टैक्स प्लानिंग बेसिकली डिडक्शंस के बारे में बात किया। ठीक है, तो डिडक्शंस में 80C से 80U, ठीक है, 80C से 80U ये जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रहे हैं, जो बेसिकली टोटल इनकम कैलकुलेशन करने के लिए भी जरूरी है, एज वेल एज जब हम लोग इंडिविजुअल लेवल में भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं सर, लाइक सिर्फ डिडक्शंस का भी क्वेश्चंस हो सकता है। तो आप लोगों को दोनों एंगल से समझना पड़ेगा। मैंने अगर इंडिविजुअल क्वेश्चंस हो जाए तो भी आपको आंसर करने का नॉलेज होना चाहिए, एज वेल एज टोटल इनकम जब कंप्लीटली, से फॉर एग्जांपल 5 हेड्स ऑफ इनकम, उसमें से 3-4 हेड उठा के क्वेश्चन कर रहा है, तब भी आपको रेडी रहना चाहिए डिडक्शंस यूज करने का कॉन्सेप्ट। सो डिडक्शन एक बहुत ही यूटिलिटी वाला एक टॉपिक है, मैंने इसका बहुत वेरियस यूटिलिटी है। मैंने कभी भी क्वेश्चंस के बीच में आपको डिडक्शंस रिलेटेड मैटर सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा बोलेगा नहीं सर, ठीक है, क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं कि दिस इज फॉर डिडक्शन, ऐसे नहीं बोलता कि आपको डिडक्शंस यूज करना है, कभी भी क्वेश्चन ऐसा मेंशन नहीं करेगा। ये स्टूडेंट को, या टैक्स जैसे नॉर्मल क्या होता है लाइफ में, जब हम लोग रेगुलर लाइफ में जब टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं, हम लोग अलग अलग सोर्स से इनकम करते हैं, अलग अलग सोर्स से खर्चा करते हैं। तो जब हम लोग डिफरेंट सोर्स में खर्चा करते हैं या डिफरेंट सोर्स में इनकम करते हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना के रखा है। अब एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर सबको थोड़ी ना पता होगा सर, एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर सबको पता नहीं होता है कि आखिर किस तरह का टैक्स प्लानिंग होना चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, टैक्स प्लानर के पास जाते हैं। तभी हम लोग टैक्स प्लानर के पास जाते हैं, और टैक्स प्लानर क्या करते हैं, टैक्स प्लानर आपका इनकम पेमेंट का जो भी इतिहास है लास्ट 1 साल में, प्रीवियस ईयर्स में, उसके बेसिस में आपका टैक्स फाइलिंग करके देता है, या फिर टैक्स पहले प्लानिंग करके देगा, फिर आपके साथ कंसल्ट करेगा, और फिर रिटर्न फाइल करेगा, फिर आपको बोलेगा कि सर आपका इतना पेमेंट होता है और ये मेरा फीस है, आप उनको फीस देते हो, वो आपका काम करता है, और आप थोड़ा टैक्स बचा लेते हो। तो अगर आपको लीगली टैक्स को बचाना है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रियल लाइफ में। ठीक है, एज वेल एज एग्जाम पर्पस में। आप क्या बोलूं सर, इसका जितना भी मैं कम बोलूं उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो सर स्क्रीन शेयर है सर आप लोगों के साथ, प्लीज चलिए, स्क्रीन शेयर है ना सबको? ओके, थैंक यू। तो जैसे कि मैं लास्ट दिन भी आप लोगों को समझा रहा था कि इनकम टैक्स को प्लानिंग करने का क्या तरीका है, ओवरऑल इनकम टैक्स कंप्लीट करने का पूरा तरीका क्या है, व्हाट इज दी A to Z क्राइटेरिया टू कैलकुलेट दी इनकम टैक्स। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर क्लासिफिकेशंस, फिर डिफरेंट हेड्स के हिसाब से कैलकुलेशंस, उसके बाद सेट ऑफ क्लबिंग प्रोविजंस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, फिर आता है जीटीआई, एंड आफ्टर जीटीआई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिडक्शंस, जिसको चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया है। ठीक है, चैप्टर 6A, ठीक है, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और अगर सेक्शन वाइज बात करें तो 80C टू 80, दिस इज द ओवरऑल एरिया जो आपको कवर करना। तो मैं बेसिकली आजकल इसी चीज को लेके थोड़ा आप लोगों का माथा खराब कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कनेक्टेड हो पा रहे हो और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सर। ठीक है, तो जीटीआई से जो डिडक्शन अवेलेबल होता है, इसमें से मैं लास्ट दिन आप लोगों को ना रीड करके सुनाया था सर कंप्लीटली। आप लोगों में से सभी कोई क्लास तो किए थे मुझे पता है, मैं रीड करके भी सुनाया था और एक्सप्लेनेशन भी दिया था। जैसे मैंने 80C का एक्सप्लेनेशन दिया है ना सर, नील मीनू बोर्ड से तो कोनिका, बोलो सर, प्रिया, याद आ रहा है ना? Yes, sir. 80C का एक्सप्लेनेशन हुआ था, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD,
एज वेल एज 80 DDB। इवन मैंने 80E एंड 80EE में भी बात कर लिया था, और अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी बात हो गया था 80EEB। ठीक है, अब आगे जो भी सेक्शंस थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए मैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। और ये चर्चा एक बार हो जाए ना सर, प्रोविजन रिलेटेड डिस्कशन एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर जाके मैं ट्यूसडे को जो क्लास है ना ऑफलाइन में भी एज वेल एज ऑनलाइन में भी, मॉर्निंग में जो क्लास है ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे क्लास है ऑफलाइन में ओनली, और वेडनेसडे को क्लास है ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। ठीक है, तो उस दिन मैं ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ अगर हो सके तो मैं GST का भी चर्चा कर सकता हूँ, वो मैं बता दूंगा, तो याद रखिएगा सर। ठीक है सर, तो चलो, तो मैं डिस्कशन करना चालू करता हूँ। सर क्या डिस्कस करोगे? अरे कुछ नहीं, जो लास्ट दिन मैंने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा सर। तो जैसे कि मैंने 80C, इसमें आप लोगों को पता लगा था कि सर 1.5 लाख तक का छूट मिलता है ना, एक इनकम टैक्स पेयर 80C के हिसाब से, जैसे कि LIC प्रीमियम हो जाता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाता है, सब मिला जुला के। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, मैंने आप लोगों को बोला था एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट था सर? ट्विस्ट ये था कि 80C, 80CCC, 80CCD तीनों सेक्शन को कवर करके एक साथ, ठीक है, एज पर 80CCE कहता है कि अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD सबसेक्शन 1 सबको मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख मिलता है। ठीक है, ये सब बोला हुआ है सर, मैं और रिपीट नहीं करूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे रिवाइज ले रहे हो, और अगर बैकअप लेना चाहते हो, आप लोगों को अगर चैनल सब्सक्रिप्शन है तो आपको बैकअप मिल जाता होगा, है ना सर? और अगर नहीं है तो फिर लिंक लेके कर लो सर मेरे से। বলছি ইলেকট্রিক ভেহিকেলের জন্য তো 1,50,000 না? ইলেকট্রিক ভেহিকেলের জন্য 1,50,000, ইয়েস। 80EE बी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके लिए भी 1.5 लाख का है, लेकिन ये अलग से मिलेगा आपको अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हो ना, तो उसके ऊपर। तो 80EE आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में क्या बोलता है सर? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बैंक और सर्टेन NBFC, गवर्नमेंट बोल देता है कि भाई कहाँ से लोन लेके इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने से आपको दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट आपको पहले से बोल देता है। नॉर्मल कोई भी बैंक चलेगा, कोई भी बैंक, माने जो RBI रजिस्टर्ड शेड्यूल्ड बैंक होते हैं सर, RBI रजिस्टर्ड शेड्यूल्ड बैंक होने से ही चलेगा, एज वेल एज सर्टेन NBFCs। अब जो NBFC गवर्नमेंट, नॉर्मली आजकल सारा NBFC माने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंक पूरा पूरी नहीं है, पर गवर्नमेंट उन लोगों को काफी परमिशन दिया है लोन कैटर करने के लिए, लोन कैटर करने के लिए उनको काफी जगह दिया है। तो अगर आप बैंक से ले रहे हो या NBFC से ले रहे हो, डजेंट मैटर, अगर गवर्नमेंट अलाउ करता है उस पर्टिकुलर NBFC, माने एज ए टैक्स पेयर्स आप लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए होता है, या फिर आप अपने क्लाइंट को क्या बताओगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन ले रहे हो अगर बैंक से ले रहे हो तो ओके, अगर NBFC से ले रहे हो, इफ एनी पर्सन टेकन लोन फ्रॉम NBFC, तो NBFC गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड NBFC है कि नहीं वो थोड़ा देख लेना पड़ेगा। ठीक है, बस यही, इसलिए बोला सर्टेन NBFC पर परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। कितना डिडक्शन मिलेगा? अप टू 1,50,000। आपका इलेक्ट्रिक गाड़ी का मानो, जैसे मैंने लास्ट दिन नेक्सॉन का एग्जाम्पल दिया था, टाटा नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन का करंट प्राइस क्या चल रहा है? बीच में एक बार गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दे रहा था, ठीक है, पता नहीं अभी वो सब्सिडी चल रहा है कि नहीं। टाटा नेक्सॉन प्राइस, लास्ट ईयर थोड़ा दाम ज्यादा था, मे बी इस बार थोड़ा काम कम हुआ है। ईवी, ईवी मैं ईवी में ढूंढ रहा हूँ सर, ईवी प्राइस, ये ऐसा और भी है, पर ईवी प्राइस मोस्ट प्रोबेबली हाँ 14-15 लाख वैसा ही है। तो ईवी गाड़ी कैसे पहचानोगे? जब गाड़ी के सामने ग्रीन कलर का नंबर प्लेट होगा तो ये समझ लेना कि वो बैटरी कार है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ग्रीन कलर का नंबर प्लेट होता है, गाड़ी रास्ते में आजकल दिखता है, काफी दिखता है। सर व्हाट इज द पॉइंट? सर पॉइंट ये है कि मानो कि आप ये कार खरीद रहे हो, ठीक है, और आपका गाड़ी का दाम अप्रोक्स में मान, इसका अलग अलग मॉडल होता है ना, इसलिए वेरिएशन होता है, ये देखो वेरिएंट के ऊपर दाम थोड़ा चेंज हो जाता है, वेरिएंट अलग अलग है, देखो एकदम मिनिमम जो है सर इलेक्ट्रिक में, क्रिएटिव प्लस मीडियम रेंज,
14.74, तो मैं मान के चलता हूँ 15 लाख। इसके बाद थोड़ा सा और मैंने फैसिलिटीज के ऊपर डिपेंड करके दाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो मैं मिनिमम प्राइस ही मानता हूँ 15 लाख। अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी आपको दिया तो ठीक है, नॉर्मली लास्ट ईयर 1.5 लाख का सब्सिडी दे रहा था, सब्सिडी, हाँ सर, सब्सिडी अलग चीज होता है। सब्सिडी अगर देगा तो इसका ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा 13.5 लाख, ठीक है। आप अगर ये गाड़ी परचेस करते हो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 22-23 में, और असेसमेंट ईयर 23-24 में जब आपका कैलकुलेशन हो रहा है इनकम टैक्स का, तब ये चेक किया जाएगा कि 22-23 में जो आपने गाड़ी परचेस किया, मानो कि आपका 15 लाख का गाड़ी है, बैंक ने आपको करीब 10 लाख के आसपास का लोन दिया है सर, 10 लाख का लोन है, बाकी आपने डाउन पेमेंट किया 10 लाख, बाकी आपने 3.5 लाख आपने डाउन पेमेंट किया, ठीक है, 3.5 लाख डाउन पेमेंट डीपी, बाकी 10 लाख का लोन। अब इस लोन का जितना भी इंटरेस्ट रहेगा एक साल में, ठीक है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन आप इनकम टैक्स में अवेल कर सकते हो, मैक्सिमम। बाकी इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा तो मैक्सिमम 1.5 लाख, और अगर इंटरेस्ट कम होगा तो कम। अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो 1.5 लाख मैक्सिमम, अगर कम होगा तो कम, ঠিক আছে। नील বোঝা গেছে ব্যাপারটা? यस सर। सोनिका, प्रिया, आप लोग क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट 80EEB। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज बोला है सर, यस, इस बात का ध्यान रखिएगा, लोन शुड बी सैंक्शनड बाय ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माने बैंक एंड एनबीएफसी, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/4/19 माने 2019 से लेके 31 मार्च 23 के बीच में होना चाहिए। माने ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, अगर आपका गाड़ी का लोन चल रहा है, इंटरेस्ट आप भर रहे हो, तो इंटरेस्ट रिपेमेंट ठीक है, नो इशू विद दैट, बट देखना ये पड़ेगा सर लोन कब मिला है, लोन सैंक्शन कब हुआ है। इफ लोन सैंक्शन बिटवीन 1/4/2019 टू 31 मार्च 2023 के बीच में, देन ओनली यू विल गेट दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है सर। 23 के बाद अगर कुछ हुआ है तो उसका अपडेट अभी तक नहीं मिला, जब अपडेट होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, अभी जरूरत नहीं है, फॉर द करंट एग्जाम इतना जरूरी है। ओके सर। सर 80G के बारे में क्या कहते हैं सर? 80G, ठीक है, न्यू सेक्शन है 80G। सर 80G बेसिकली डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, डोनेशन टू सर्टेन फंड्स। अगर आप अपना इनकम का हिस्सा, ठीक है, अपने इनकम का कोई भी हिस्सा, पार्ट ऑफ योर इनकम, तो इफ यू डोनेट पार्ट ऑफ योर इनकम इन सर्टेन फंड्स, डोनेट, हाँ, कौन से फंड में दे रहे हो सर? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हो, एटसेट्रा। ऑल एसएससी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, कोई भी एसएससी, माने चाहे वो इंडिविजुअल हो जाए, चाहे कंपनी हो जाए, चाहे कोई भी, ठीक है, एओपी, बीओआई, कोई भी, अगर आप किसी को भी डोनेट कर रहे हो, स्पेशली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, एटसेट्रा को, तो आपको डिडक्शन अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो कैटेगरी में कौन है, कौन इस किसको किसको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो जस्ट लुक एट दिस, 100% डिडक्शन ऑफ अमाउंट डोनेटेड विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, कोई लिमिट नहीं दिया गया सर, कोई सीलिंग लिमिट नहीं है, 100% जितना डालोगे उतना डिडक्शन। कहाँ पैसे देने से? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, स्वच्छ भारत कोष, नेशनल डिफेंस फंड, पीएम केयर्स फंड, एटसेट्रा, ठीक है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा देने से, नेशनल चिल्ड्रन फंड में पैसा देने से, स्वच्छ भारत कोष, ठीक है, कोष माने ट्रेजरी, ट्रेजरी को कोष बोलते हैं सर, ठीक है, प्योर हिंदी एंड संस्कृत, बेसिकली कोष माने ऐसा संस्कृत वर्ड से, कोषागार से आया है, बंगाली में बोलते हैं ना कोषागार, कोषागार माने समझते हो? आजकल तो सर लोग ऐसे इतना माने कॉन्वेंट का पढ़ाई कर लेते हैं कि देश का एक भी लैंग्वेज लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है, देसी भाषा, ना तो अपना बंगाली पता है लोगों को प्रॉपरली, ठीक है, ना ही अपना हिंदी ठीक से पता है। मैंने एक्चुअली आपको कोई भी अपना रीजनल लैंग्वेज में अगर ग्रीप होना, चाहे बंगाली हो, हिंदी हो,
उड़िया हो, ठीक है, या फिर भोजपुरी होना चाहिए सर। अपना मदर टंग पे ग्रिप जरूर रखिए। नेशनल और हिंदी जैसे पॉपुलर लैंग्वेज सारे स्टेट में बोला जाता है, ग्रिप रखिए, नहीं तो कैसे प्रोफेशनल बनोगे और ये सब लैंग्वेज को कैसे जानोगे सर। ये जो लैंग्वेज है ना, बस, नहीं तो ना, मतलब सब देखो सर, कोई भी चीज को याद करना है ना तो उसका मतलब जानना चाहिए। अब बात हिंदी इंग्लिश या कन्नड़ या तमिल का मैटर नहीं है, मैटर है दैट यू मस्ट नो दी टर्म्स, ठीक है। क्योंकि सर इंडिया में मैक्सिमम स्टेट में हिंदी का यूज होता है, इसीलिए गवर्नमेंट देखो हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। और इसके पीछे और एक रीजन है, बिकॉज इंडिया का सारे के सारे लैंग्वेज मेनली संस्कृत से डिराइव हुआ है। कोई भी बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, ठीक है, मराठी हो, सारा लैंग्वेज संस्कृत के साथ कनेक्शन सबका है। इसीलिए जब हम लोग संस्कृत का कोई शब्द यूज करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे लोग उसको कनेक्ट कर लेता है। इसीलिए ऐसा लैंग्वेज यूज करने का टेक्निक है। और इसके पीछे कुछ रीजंस भी है, गवर्नमेंट भी करते हैं लोगों को थोड़ा सा अपना बनाने के लिए। नहीं तो पता नहीं चलेगा ना सर ये इंग्लैंड में रह रहे हैं कि इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। यू आर इन भारत और यू आर इन इंग्लैंड, थोड़ा तो डिफरेंस होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं। बाकी मैन टू मैन क्या है ना सर, कॉलोनियल कॉलोनियल हैंगओवर ना अभी तक लोगों का गया नहीं, ठीक है। मैंने ब्रिटिश तो चले गए, पर अभी भी हमें लगता है कि ब्रिटिश अभी भी हमारे सर पे नींद पे आते हैं, ड्रीम में। चलो अच्छा, तो 100% डिडक्शन ऑफ अमाउंट डोनेटेड विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, स्वच्छ भारत कोष, नेशनल डिफेंस फंड, पीएम केयर्स फंड एटसेट्रा। ओके, 100% जितना दोगे उतना भरपूर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, देयर आर सर्टेन फंड्स जिसमें 50% डिडक्शन मिलता है डोनेशन के बाद। जितना डोनेट करने करो पर डिडक्शन आपको 50% तक मिलेगा विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। माने 100 करने से 50, 1 लाख करने से 50,000, ओके, एंड 10 लाख करने से 5 लाख, ऐसा। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। सर ये लोग क्या करते हैं पैसा लेके? सर ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए लगता है। ये जो भी फंड आप देख रहे हो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर द पब्लिक वेलफेयर, ये सारे फंड पब्लिक वेलफेयर के लिए लागू होता है। ये बोझा যাচ্ছে तो अरे হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। 100% डिडक्शन अमाउंट डोनेटेड सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अच्छा, 100% डिडक्शन डोनेटेड सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। पहले वाले दो में था विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, ओके, इसमें विदाउट था, इसमें बोला सब्जेक्ट टू, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, नॉर्मली 100% मिलेगा बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, विदाउट एनी क्वालिफाइंग बोला नहीं। गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को डोनेट कर रहे हो, इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग एटसेट्रा। फैमिली प्लानिंग समझते हो, जो हमारे देश में एक टाइम पे बहुत खराब रहा है, अभी भी थोड़ा बहुत खराबी चल रहा है, बट इसे सुधारने का टाइम आ गया है। माने एक फैमिली में कितना बच्चा होना चाहिए, ऐसे तो एक बहुत अच्छा नियम है सर उसका, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, एंड वी आर टू एंड वी हैव टू, ठीक है। सो मैक्सिमम टू, इससे ज्यादा नहीं, दो बच्चे से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना सर, हमारे पुराने जनरेशन, माँ पापा, उससे उसका माँ पापा, उनका माँ पापा, उनके पहले का माँ पापा, तो क्या है ना, ये कुछ गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया सर? गलती ये कर दिया कि जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन का बार्डन दे दी। एक एक फैमिली में इतना ज्यादा पॉपुलेशन बार्डन हो गया ना, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आज हमारी इकोनॉमी में आ रहा है, घर हम सबके पॉकेट में आ रहा है। क्योंकि देश का जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ता गया, पॉपुलेशन, और कंट्री का इनकम मीडियम रहता गया। तो जो मीडियम इनकम या लो इनकम मैक्सिमम लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। पहले मानो आपकी फैमिली में, मानो पहले एक समय था, मानो एक फैमिली में 10,000 पर मंथ इनकम होता था, ठीक है, और फैमिली में मानो दो दो बच्चा था, 2 चिल्ड्रन। तो 2 चिल्ड्रन फैमिली में दो बच्चों के बीच में 5-5 करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अगर उसी फैमिली में 4 चिल्ड्रन हो जाएगा तो 5-5 की जगह 2,500 ईच चिल्ड्रन को मिलेगा।
अगर किसी फैमिली में 6 चिल्ड्रन हो जाएगा तो फिर पर बच्चे के लिए 1,500 करके रहेगा, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि अगर इकोनॉमी को डेवलप करना है, समाज व्यवस्था को डेवलप करना है, तो ये सब चीजों में सुधार आना चाहिए। अभी भी हमारे समाज में कुछ मूर्खता है, कुछ इलिटरेसी है ज्यादा, जहां जहां है वहां लोग काम करेंगे। सरकार की तरफ से काम हो रहा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से काम हो रहा है, लोगों को जाके शिक्षा दिया जाता है। हम लोग शायद कोलकाता में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठ के बात समझ नहीं सकते, लेकिन सिटी के अंदर भी ना देयर इज अ स्लम, बस्ती होते हैं सर। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैं केष्टपुर में रहता हूँ, कुछ लोग सॉल्ट लेक में रहते हैं। केष्टपुर के एंड सॉल्ट लेक के बगल में एक लोकेलिटी है, उसका नाम है जगतपुर। ये थोड़ा सा स्लम टाइप का है और बहुत कंजेस्टेड है। सॉल्ट लेक केष्टपुर में जितना लोग रहते हैं ना, इसका 4 गुना, जो 4 टाइम्स लोग जगतपुर में रहते हैं, 4 टाइम्स। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर ना काफी इलिटरेट लोग भी रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि केष्टपुर में इलिटरेट नहीं रहता, मॉडरेट है। सॉल्ट लेक में काफी रीच भी रहते हैं और लिटरेट भी काफी है। माई क्वेश्चन इज दैट कि जहां पर आपको स्लम मिलेगा, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा स्लम, जैसे कि वो बॉम्बे में है, धारावी, या फिर कोलकाता में भी सेकंड लार्जेस्ट है, टिकियापाड़ा। आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा नॉलेज रखो। क्या होता है ना, स्लम में लोगों के अंदर नॉलेज कम होता है, शिक्षा कम होते हैं, अशिक्षा बहुत होते हैं, तो मैल नरिशमेंट होते हैं, मैंने प्रॉपर पुष्टि नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या होता है ना, उन लोगों को समझाना पड़ता है। तो लोकल कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम माने लोकल कॉर्पोरेशन के थ्रू से, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू से घर घर में जाके एक फैमिली प्लानिंग के लिए शिक्षा दिया जाता है। उसमें भी पब्लिक डोनेट कर सकता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, अगर गवर्नमेंट कुछ बोल दिया कि भाई हम लोग मैक्सिमम इतना आपको डिडक्शन देंगे, तो वही डिडक्शन मानना पड़ेगा। मानो आपने इस पर्टिकुलर काम के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 1 लाख रुपया डोनेट किया किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो गवर्नमेंट आपको बोल सकता है कि सर आपने 1 लाख तो दिया, पर हम इसमें मैक्सिमम 70,000 तक ही आपको डिडक्शन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। लिमिट लगा सकता है, मे बी दे कैन पुट लिमिट इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। पर 100% डिडक्शन के बारे में बोला है, मतलब मैक्सिमम 1 लाख तक भी मिल सकता है, बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, ये बोल दिया सर। और बताओ सर, और भी है, जैसे मानो गवर्नमेंट 50% डोनेशन ऑफ अमाउंट डोनेटेड सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी टू बी यूज फॉर चैरिटेबल पर्पस। किसको दे रहे हो, गवर्नमेंट को या फिर किसी लोकल अथॉरिटी को, जो काम गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी चैरिटेबल पर्पस में करेगा, ठीक है। आप डोनेट कर रहे हो, आप 1 लाख डोनेट कर रहे हो, एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 22-23 में कोई टैक्स पेयर 1 लाख डोनेट कर रहे हैं, उनको 50% टैक्स में सुराहा मिलेगा, 50% डिडक्शन उनको अवेलेबल हो सकता है। गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी टू बी यूज फॉर चैरिटेबल पर्पस अदर देन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के काम को छोड़ के कोई और काम के लिए देंगे तो, ठीक है। नोटिफाइड टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, मॉस्क एटसेट्रा, किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी टू बी यूज फॉर चैरिटेबल पर्पस अदर देन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। नोटिफाइड टेम्पल को दे रहे हो, चर्च को दे रहे हो, गुरुद्वारा को दे रहे हो, मॉस्क को दे रहे हो, ठीक है। अरे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, इन लोगों को दे रहे हो जो कि चैरिटेबल काम पे यूज करेगा, ठीक है। किसके थ्रू से दे रहे हो, गवर्नमेंट के थ्रू से दे रहे हो या लोकल अथॉरिटी के थ्रू से दे रहे हो, पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा इन लोगों को दे रहे हो, या फिर इनके डेवलपमेंट के लिए भी पैसा सरकार खर्चा कर सकता है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा। समझ रहे हो सर। तो ऐसे केसेस में भी आपको 50% तक डोनेशन डिडक्शन अवेलेबल हो सकता है। ये जो भी मैं आपको रीड करके सुना रहा हूँ, ये कौन सा सेक्शन है, भूल ना जाना सेक्शन को, 80G, ठीक है जी। हेलो, बुझा गया सर। Yes, sir. जी सर। आगे देखो सर, तो ये हुआ 80G का हिसाब। अब आगे जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ भी मिलेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई कब 100% डिडक्शन मिलता है और कब 50% डिडक्शन मिलता है, यही काम है।
हाँ कोई काम नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पर बार बार क्वालिफाइंग लिमिट बोल रहा था ना कैटेगरी 3 एंड 4 के लिए। ये जो यहाँ पर बार बार कैटेगरी 3 में और कैटेगरी 4 में क्वालिफाइंग लिमिट का मेंशन कर रहा है, ये क्वालिफाइंग लिमिट का क्या खेल है? क्वालिफाइंग लिमिट में क्या आता है कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा? लुक एट सर, इसमें एक स्टेप्स फॉलो करना होता है, थोड़ा ध्यान से देखो। कहते हैं कि कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम, इसमें एक एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करना है, दैट इज क्रॉस टोटल इनकम जो भी आपका निकलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, ये जो जीटीआई कैलकुलेशन जो भी आप करोगे, जीटीआई कैलकुलेशन करने के बाद वहां से आपको जीटीआई कैलकुलेशन कर लिया मानो, ठीक है, टोटल इनकम के लिए, फिर द ग्रॉस टोटल इनकम इज रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग, जीटीआई माइनस ये जो 80C का 80C से 80U का जो डिडक्शन है ना, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट 80G, माने जीटीआई से जितना डिडक्शन पाना है पालो, माइनस 80C टू 80U के बीच में अगर आपको कोई भी डिडक्शन अवेलेबल होता है आप ले लो, एक्सेप्ट 80G, क्योंकि 80G का हिसाब हो रहा है ना, तो उसमें 80G को माइनस मत करो। मानो आपने LIC प्रीमियम का आपका 1 लाख का माइनस होता है, तो उसको माइनस कर लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिडक्शन अंडर 80G का, जी को छोड़ के बाकी 80C से 80U के बीच में कोई भी डिडक्शन अवेलेबल होता है आपको, आप उसे माइनस करो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो आप लोग कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ चुके हो, बहुत प्यार से पढ़ा है सर वहां पर, 111A, ओके। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, इसका भी अगर कुछ है तो उसे भी माइनस कर दो, एंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भी बहुत प्यार से सीखे थे आप लोग, 112 एंड 112 है, ये भी कुछ है तो इसे भी माइनस कर दो। तो जब भी जीटीआई से ये सारा डिटेल्स माइनस हो जाता है ना, फिर जो इनकम आपका बनता है उसे कहते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है। अब ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम अभी तक बना नहीं है, इसमें ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या है? कैलकुलेट 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, जो भी आपका इनकम बनेगा उसका 10% हिसाब करो। कैलकुलेट द एक्चुअल डोनेशन विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, अब आपने कितना डोनेट किया उसको देखो। नॉर्मली क्या होता है, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में, लोअर ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3 इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन। मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर सकता हूं, जैसे मानो आपका जीटीआई, मानो जीटीआई है 10 लाख का, इसमें से 80C यूज करके मानो आपका 1.5 लाख का छूट हो गया है, डिडक्शन हो गया है, आपका बन रहा है 8.5 लाख। लेकिन इसमें से आपका कैपिटल गेन 111A है 1 लाख का, 1 लाख नहीं, चलो 50,000 का 111 है, और 1 लाख का मानो आपका लॉन्ग टर्म है, ठीक है, 1 लाख का आपका लॉन्ग टर्म, सारा माइनस करके 8.5 में से 1.5 लाख चला गया, बचा कितना? 8.5 लाख से जब अगर 1.5 लाख निकल जाएगा तो क्या बचेगा सर? 6 लाख ना, 6 लाख ना। हेलो, सर बात समझ में आ रहा है? मेरा कैलकुलेशन ठीक हो रहा है ना? 8.5 लाख माइनस 1.5 लाख, 8.5 माइनस 1.5 कितना होता है? क्या मैंने गलत कर दिया? 6, 7, 7.5, এটা 7 लाख হবে ना? हाँ सर। बोल भी तो 7 लाख, ठीक है। अब 7 लाख का 10% कितना होता है? 70,000, ठीक है। और मानो आपने डोनेशन किया 50,000, 7 लाख का 10% होता है 70,000 और आपका डोनेशन है 50,000। तो लोअर ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3, तो 70,000 50,000 में लोअर कौन सा है? 50,000, यही आपका डिडक्शन बनेगा, ये 50,000 आपका डिडक्शन बनेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? स्टेप 4 तक। अब यही है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब सेट डिडक्शन इज एडजस्टेड फर्स्ट अगेंस्ट डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन। अब जो भी आपका डिडक्शन होता है ना, सबसे पहले आपका डिडक्शन का अमाउंट 100% डिडक्शन वाले कैटेगरी में एडजस्ट होगा, दैट इज कैटेगरी 3 डोनेशन, मैंने जहां पर 100% डिडक्शन अवेलेबल होता है पहले उसके साथ एडजस्ट करो। जैसे दिस वन, ये 100% वाला है, पहले इसके साथ एडजस्ट होगा, माने सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग
आपका अमाउंट बन रहा है 50,000 और मानो आपका 100% डिडक्शन अवेलेबल है 30,000 आपने फैमिली प्लानिंग के लिए दिया था, तो 50,000 से सबसे पहले 30,000 एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो 50% के साथ एडजस्ट होगा। अगर पहले ही सारा कवर हो जाता है तो फिर कुछ बचेगा नहीं, तो फिर कुछ यूज भी नहीं करना। तो जो भी आपका लिमिट होता है, the said deduction is adjusted first against the donation qualifying for 100% deduction, that is category 3, and thereafter 50% of balance qualify for deduction under section 80G. No deduction shall be allowed for donation in excess of 2,000 if paid in cash. अगर आपने कहीं पर भी 2,000 से ज्यादा डोनेट किया और वो भी कैश में किया, मोर देन 2,000 का डोनेट किया आपने और वो भी कैश में डोनेट किया, ओके, कैश डोनेशन अलाउड नहीं है। मोर देन 2,000 कैश डोनेशन अलाउड नहीं है डिडक्शन के लिए। बोलो सर, कोई डाउट? বোঝা গেছে? Yes, sir. तो এটা হচ্ছে 80G, दिस इज ऑल अबाउट 80G, याद रखिएगा सर, बड़ा काम का है। ओके सर 80GG, सर ये क्या है? सर 80GG इंडिविजुअल नॉट इन रिसिप्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। नॉर्मली अगर कोई सैलरीड पर्सन होता है ना, उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ठीक है, जो सैलरीड पर्सन होते हैं अपनी कंपनी से हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। बट 80GG उनके लिए एप्लीकेबल होते हैं जिनको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, उनके लिए इंडिविजुअल नॉट इन रिसिप्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। जो सैलरी चैप्टर कर चुके उनको पता है एचआरए क्या होता है, जिनका नहीं हुआ वो जब सैलरी पढ़ेंगे ना वापस लाइव क्लास में, फिर से एक बार पढ़ लेना मेरे साथ साथ। एचआरए नॉर्मली सैलरी पर्सन को कंपनी की तरफ से मिलता है, बट यहाँ पर क्या बोलता है, 80GG एप्लीकेबल फॉर दोज इंडिविजुअल नॉट इन रिसिप्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। कब एप्लीकेबल होगा? रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। मानो आपने कहीं पर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन लिया पर आपको कोई एचआरए नहीं मिलता है, ठीक है, आप बदले में रेंट पे कर रहे हो, तो तब आपको 80GG के तहत मिल सकता है। देखो सर, नॉर्मली क्या होता है, कंपनी में जब कोई काम करता है ना, तो बहुत सारे कंपनी एचआरए पे करता है कि भाई आप कहीं पर भी रहो, कंपनी आपको घर का रेंट लेने का अलाउंस पे करेगा, ठीक है। लेकिन कई बार कंपनी पे नहीं करता, तो आप खुद से पे करते हो अपने पॉकेट से। आप कौन? आप एम्प्लॉय। अब इस बार क्या है कि आप जब खुद से पे करोगे, अपना अपना रेंट आप खुद पे कर रहे हो और कंपनी में आप काम करते हो, कोई बात नहीं, आप अभी क्या कर सकते हो, इनकम टैक्स में इसका डिडक्शन अवेलेबल कर सकते हो 80GG के तहत। सैलरी हेड अगर आपको मौका नहीं दिया कोई बात नहीं, 80GG आपको मौका दे देगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउबल एज डिडक्शन। क्या बोलते हैं सर? आपका जो टोटल इनकम होगा उसका 25%। सेकेंड पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम, एंड पॉइंट 3 इज 5,000 पर मंथ, ठीक है। इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा, लीस्ट, लीस्ट माने जो सबसे कम है, लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट माने इन तीनों में से जो कम है, टोटल इनकम का 25%, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, एंड 5,000 पर मंथ। मैंने एनुअली कन्वर्ट करके देख लेना। इन तीनों टोटल में से, तीनों अमाउंट में से जो भी कम होगा, जो भी अमाउंट कम होगा, वही अमाउंट आपका डिडक्शन के लिए 80GG में एप्लीकेबल होगा। बस एक बात का ख्याल रखना पड़ता है सर ऐसे केसेस में, नो डिडक्शंस इफ एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एसएससी और हिज स्पाउस, मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। इफ एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एसएससी or his spouse or minor child or Hindu undivided family at the place where he ordinarily reside or perform the duty of his office or employment on carries on his business or professions. सर माने समझ में आया आपको? मतलब समझ में आया? नील, नील का आवाज नहीं आ रहा? हाँ नील, बुझতে পারলি? कोनिका माने धर, ये साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है। अब साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी में बेसिकली ये कोलकाता के अंदर है। अब
साउथ दमदम में आपका पर्सनल घर है, जिसमें जो घर या तो आपके नाम पे है, ठीक है, या तो आपने आपके हस्बैंड के नाम पे है, या तो आपके वाइफ के नाम पे है, या तो आपका चिल्ड्रन के नाम पे है, किसी के नाम पे है, पर्सनल हाउस है, या फिर एचयूएफ के नाम पे है, और फिर भी सेम लोकेलिटी के आसपास में या सॉल्ट लेक में कहीं पर भी आप क्या करते हो, एक घर रेंट लेके रहते हो। तो भाई जब आपका घर है इसी लोकेलिटी में और आप फिर भी रेंट लेके रहते हो, तो गवर्नमेंट बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, तब उसके लिए गवर्नमेंट आपको कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं देगा। ये कॉन्सेप्ट तो सैलरी चैप्टर में भी यही चलेगी कि जब आपका घर उस पर्टिकुलर सिटी में होगा, ठीक है, अगर आप कोलकाता से हो और कोलकाता में आपका घर है और आप कोलकाता के घर से आराम से सॉल्ट लेक में ऑफिस कर सकते हो या न्यू टाउन में ऑफिस जा सकते हो, तो फिर गवर्नमेंट कंपनी आपको एचआरए क्यों पे करेगा, और गवर्नमेंट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 80GG में भी डिडक्शन क्यों देगा? जब घर आपका है तो फिर क्यों डिडक्ट, किस बात का अलाउंस सर? बात समझेगी नहीं? हेलो, ব্যাপারটা বুঝতে পারলি কি পারলি না? If any residential accommodation is owned by the assessee or his spouse, minor child, HUS, at the place where he ordinarily resides, माने आप कोलकाता में रहते हो और कोलकाता में ही आपका ऑफिस है, आप वहीं से अपना ऑफिस जाना जाना करते हो, लेकिन फिर भी आपने कहीं पर रेंट लेके रखा, ठीक है, आप रेंट ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक क्यों 5 रेंट ले लो, 5 घर ले लो भाई, कौन मना करता है? आपका पैसा। लेकिन गवर्नमेंट कहता है कि भाई अगर उसी शहर में जहां आप रहते हो, उसी शहर में आपका ऑफिस भी है, उसी शहर में आप रेंट पे भी हो, तो गवर्नमेंट आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं करेगा। ये बुझते पारली? Yes, sir. Yes. बस इसी तरह से समझते चलो, क्या है ना सर, सब कहानी है, कहानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, कहानी का मेला है। कहानी समझ जाओगे ना, हर पढ़ाई आपको नॉर्मल लगेगा। बस हाँ, प्रैक्टिस भी करना है, बिना प्रैक्टिस का कहानी भी याद नहीं रहता है सर, है ना? जो कहानी मेरे से सुन रहे हो वही कहानी किसी और को सुना दो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो कहानी आप मेरे से सुनते हो, मैम से सुनते हो ना, कहानी माने क्वेश्चन पढ़ रहे हो जो भी, इसको कहानी समझो और हमसे सुन के किसी और को सुना दो, देखना जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सर आप अपने मर्जी से कुछ भी बोलते रहते हो, सॉरी सर। 80GGB ये किसके लिए लागू होता है सर? दिस इज एप्लीकेबल फॉर इंडियन कंपनी। अगर कोई इंडियन कंपनी 80GGB के तहत किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है, पॉलिटिकल पार्टी माने सर जैसे बीजेपी, जैसे कांग्रेस, ठीक है, जैसे सीपीआईएम, जैसे तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, समझे? बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, टीएमसी एटसेट्रा। सर हमारे समाज में तो पार्टी का नाम लेना टैबू है, जानते हो क्यों टैबू है? जानते हो? जैसे जैसे मैंने पहले बोला बीजेपी, किसी के मन में चल रहा होगा सर को बीजेपी सबसे ज्यादा पसंद होगा, इसलिए सर बीजेपी का नाम। सर ने टीएमसी का नाम लास्ट में लिया, शायद सर को टीएमसी पसंद नहीं। सर मेरा पसंद नापसंद से फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली हमारे समाज में ना एक टाइम था सीपीएम का नाम लेना भी गुनाह होता था। क्यों? डर लगता था सबको, सीपीएम से सब डरता था एकदम। मेरे घर के सामने से सीपीएम का अगर मिছিল निकलता था प्रोसेसन, और मैं ना वो लोग ना ऐसे एक नारा लगाता था सीपीएम का, जब प्रोसेसन निकलता था तो ऐसे नारा निकलता था, चोल जिंदाबाद जिंदाबाद करके, ठीक है, तो मैं भी ना उन लोगों के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद करता था। तो मेरे को ना ऐसे बड़े लोग ना डांट देता था, ए चुप कर ऐसा करके। पार्टी का मिছিল जा रहा है और अगर कोई बच्चा साइड से खुश होकर जिंदाबाद कर देता है तो डर जाता है। पता नहीं सर ऐसा क्यों था, पर पार्टी को लेके हमारे देश में ना बड़ा ही टाइम। मेरा तो मन है सर, आप जो करते हो खुल के बोलो, खुल के। ये पुराने सिस्टम में समझ में नहीं आता एक्चुअली ना, वो पॉलिटिक्स को लेके मारपीट दंगा होता है ना, ये मारपीट दंगा बंद हो जाएगा अगर पब्लिक सुधर जाएगा। पब्लिक को ना ये डर खत्म करना है अपने अंदर से।
अगर सबको ही मिलकर डर खत्म कर देंगे तो कौन किसको डराएगा? कोई किसी को नहीं डराएगा। पब्लिक को सुधरना, हम लोग अगर अंदर से ताकतवर बन जाएंगे ना, दुनिया का कोई पार्टी का पावर नहीं है जो हमको डराए। ठीक है, हाँ, सामने जाके पार्टी करता है कुछ बोलना मत, पार्टी करता है, अरे क्या पार्टी करता है तो क्या कर लिया, नहीं बंदूक से उड़ा देगा। अरे क्या बोले, छोड़ो सर छोड़ो, कोई बात नहीं, आजकल लोग फिर भी खुल के बात करता है, पहले से ज्यादा हुआ है। सो कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा पार्टी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप अपने पसंदीदा पार्टी को बिल्कुल कंट्रीब्यूट करो सर। सर क्यों? पार्टी पॉलिटिक्स तो बेकार होता है ना सर। अरे सर, जिस चीज जो बेकार होता है वही अच्छा भी होता है। आज कोई बेकार कर रहा है, कर कोई अच्छा करेगा सर, इसी उम्मीद से दुनिया टिका हुआ है। अब कुछ लोग ना ऐसे भी बोलते हैं आजकल, बोलते हैं नहीं नहीं, जो जाए जे जाए लंका सही है रावण। मैंने समझते आप लोग, मैंने मानो कि करंट, मैं कभी कभी किसी किसी को बोलता हूँ कि भाई करंट गवर्नमेंट टीएमसी चल रहा है पश्चिम बंगाल में, पहले सीपीएम था, अब कुछ दिन के लिए किसी और को लेके आओ। ठीक है, बोलते नहीं किसी को भी लेके आओ, स्टेट जैसा है वैसा ही रहेगा। अरे भाई, आप कौन होते हो डिसाइड करने का? चेंज तो करो। इंडिया के जो भी थोड़ा सा डेवलप स्टेट्स हैं, अब देखो उधर ना कोई भी पार्टी ना 5 साल 10 साल से ज्यादा नहीं रहता है। वेस्ट बंगाल इज द ओनली स्टेट जहाँ 34 ईयर्स एक पार्टी शासन कर लिया, 15 साल एक पार्टी कर रहे हैं, पता नहीं होगी 15 साल 150 साल ना हो जाए, फिर देखेंगे ब्रिटिश पीरियड से भी ज्यादा हो गया। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट क्यों करना चाहिए आपके पसंद का? सर इसलिए करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपके पॉलिटिकल सपोर्ट से, आपके डोनेशन से पार्टी को भी ताकत मिले, देश के तरक्की में भी सपोर्ट हो जाए। सर अच्छे कॉज के लिए काम करना चाहिए, जो भी हो। कंपनी के लिए ये बात लागू होता है, 80 GGB, ठीक है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जितना करता है, ठीक है, कैश छोड़ के, हाँ, कैश में करने से नहीं होगा, क्योंकि कैश में करप्शन हो जाता है, ब्लैक मनी हो जाता है, इसलिए कैश अलाउड नहीं है। ऑनलाइन करो, चेक दो, फंड ट्रांसफर करो, प्रूफ प्रूफ के साथ डोनेट करो, दुनिया को बताओ कि मैं डोनेट किया। ठीक है, किसके लिए बोल रहे हैं? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी जब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेगा तो वो डोनेशन वो डिडक्शन के तौर पे इनकम टैक्स में शो कर सकते, जितना करेगा उतना। भाई क्लियर तो? हेलो, हो जाएगा चेक? हाँ सर। थैंक यू सर। 80 GGC ये कौन होते हैं? सर 80 GGC किसी भी पर्सन के लिए, माने कोई भी इंडिविजुअल के लिए लागू हो सकता है, कंपनी के लिए भी लागू हो सकता है, नहीं सॉरी, अदर देन लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फंडेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, 80 GGC इज एप्लीकेबल फॉर एनी पर्सन, लेकिन इसमें लोकल अथॉरिटी लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत बोर्ड, ठीक है, म्यूनिसिपलिटी, ये सब जो होते हैं ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपलिटी, पंचायत, गांव साइड में चलता है ना, विलेज में पंचायत होता है, ठीक है, जानते हो सर आप लोग? जैसे शहर में म्यूनिसिपलिटी होता है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, जैसे कोलकाता में क्या है, कोलकाता में है केएमसी, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सॉल्ट लेक में, जैसे मैं रहता हूँ सॉल्ट लेक एरिया में, तो मेरा क्या है सर, बीएमसी, विधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। केस्टपुर एरिया जो है वो बीएमसी, मैंने केस्टपुर मैंने बेसिकली ये सॉल्ट लेक के अंडर पे आता है। फिर एक है सर राजारहाट गोपालपुर म्यूनिसिपलिटी, कुछ होता है एयरपोर्ट के पास है साउथ दमदम म्यूनिसिपलिटी, एसडीडीएम, ठीक है। फिर एक है सर एनडीडीएम, नॉर्थ दमदम म्यूनिसिपलिटी, ठीक है, इस तरह का आपको देखने को मिलता है। नाउ माय पॉइंट इज दैट ये सब क्या है, लोकल अथॉरिटी। अच्छा, अगर ये तो हो गया शहर के अंदर, ठीक है, इन दी सिटी, सिटी के अंदर ऐसे होते हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, म्यूनिसिपलिटी होता है, या कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, ठीक है, जहां कैंटोनमेंट चलता है ना वहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड होता है। माने आर्मी बैरक होता है ना, आर्मी का टाउन वगैरह, आर्मी पुलिस का बैरक होता है, तो वहां पर बैरक होता है, तो इसलिए ना कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं। तो वो सब एरिया में इस तरह का होता है। तो एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल माने जो लॉ के थ्रू से बना हुआ है, ठीक है, जैसे जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में जैसे कोई भी ट्रस्ट आ सकता है, ठीक है, जिसको लॉ के थ्रू से पावर मिला है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का मंदिर मस्जिद ट्रस्ट हो सकता है, एनी काइंड ऑफ, इनको छोड़ के, ठीक है। अच्छा, पंचायत समझते हो आप लोग? पंचायत जानते हो क्या होता है पंचायत?
एनी आइडिया सर? पंचायत क्या होता है जानते हो आप लोग? अरे बोलो सर। हाँ नील, कोनिका बोलो, एनी आइडिया? जैसे सिटी में कॉर्पोरेशंस होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, वैसा ही आप इमेज में देख पा रहे हो सर कितना सारा है। जैसे गांव साइड में ना पंचायत बैठता है सर, ठीक है। गांव के डेवलपमेंट के लिए पंचायत काम करता है, उन्हें भी लोकल अथॉरिटी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। उन्हें लोकल अथॉरिटी के अंदर रखा जाता है। जैसे कि मैं आपको ये पंचायत का एक फोटो उठाया, मैं आपको एक छोटा सा चीज पूछना चाहूंगा, अगर कोई ट्राई करे तो कर सकता है। सर ये कॉर्पोरेशन वगैरह तो इंग्लिश वर्ड है, बट पंचायत इज हिंदी वर्ड या संस्कृत वर्ड बेसिकली। देसी वर्ड है, बंगाली में भी बोलते हैं पंचायत, हिंदी में भी बोलते हैं पंचायत। प्लीज टेल मी, पंचायत का मतलब बता सकते हो आप लोग? एनी आइडिया सर, पंचायत का मतलब क्या है? ये जो गांव में जो बैठता है ना लोग गांव के डेवलपमेंट के लिए, इसे पंचायत व्यवस्था क्यों कहते हैं? हाँ प्रिया कोनिका बोलते पारबे क्यों? माने मैं बोलना चाहता हूँ कि सर पंचायत माने पांच है ना, पंचायत इज कॉल्ड पांच, पांच से ये पंचायत है, माने ऐसा तो नहीं ना कि चौथा है षष्ठा है, तो ऐसा नहीं बोला, पंचायती क्यों बोला? वाई दिस विलेज एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट पार्ट इज कॉल्ड पंचायत, वाई नॉट चौथायत षष्ठायत सप्तायत? माने चार, छ, सात, आठ, ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया, पांच ही क्यों यूज किया? सर आप ही बता दो। ठीक है सर मैं बता देता हूँ, नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअली हमारे समाज में ना पहले कभी भी ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता था। इन आवर इंडियन कल्चर देयर इज नो कॉर्पोरेशन टाइप, म्यूनिसिपलिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है नहीं। इंडियन कॉन्सेप्ट में हमेशा पंचायत ही होता है। आजकल ये पंचायत वर्ड सिर्फ विलेज एरिया के लिए रह गया। पंचायत ऑफिस हर गांव में होता है, या सरपंच ऑफिस बोलते हैं किसी किसी जगह, तहसील बोलते हैं कहीं कहीं। सर ये विलेज में ना पांच सोसाइटी के लोग रहते हैं, ये सोसाइटी में ये सिस्टम आज भी है, बट आजकल लोग इतना समझते नहीं। ये पंचायत सिस्टम जब बना था आज से मे बी 5000 ईयर एगो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेद, ठीक है, वेद के समय से। तो क्या होता था, ये जो हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था है ना सर, वर्ण माने डिवाइड एंड रूल नहीं, वर्ण माने समाज में एक श्रेणी होगा जो शिक्षक होगा, ठीक है, शिक्षक माने ब्राह्मण, ठीक है, जो समाज में लोगों को शिक्षा देता है, एडुकेटर, टीचर। एक समाज में लोग होते हैं जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय माने जैसे आज की डेट में मिलिट्री होते हैं ना, मिलिट्री होते हैं, पुलिस होते हैं, क्षत्रिय माने वॉरियर, ठीक है, जो समाज को फॉरेन एनिमी से बचाते हैं, ठीक है, गांव को बचाते हैं फॉरेनर से। तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, जिनको हम लोग राजा बोलते हैं, वॉरियर, प्रोटेक्टर बेसिकली। तो ब्राह्मण इज द टीचर, क्षत्रिय या वॉरियर इज द प्रोटेक्टर, एंड थर्ड इज सर, जान लो सर, ये सब नहीं जानोगे जिंदगी में क्या जाना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैश्य, वैश्य माने बिजनेसमैन, ठीक है, ठीक है, बिजनेसमैन। ये गांव का पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर ये लोग के हाथ में होता है। सर फोर्थ इज शूद्र, शूद्र माने कोई नीचू जाति नहीं सर, शूद्र माने सैलरीड पर्सन, वर्किंग क्लास, जो नौकरी करते हैं। तो नीचू क्लास ऐसा नहीं है, वर्किंग क्लास जो काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उन्हें शूद्र कहते हैं। सर ये तो चार हो गया, पंचायत में से चार हुआ, पांच बता सकते हो?
5th नंबर में कौन था या कौन है? आजकल यूज नहीं होता कॉन्सेप्ट, पर उसी से नाम पड़ा पंचायत। सर 5 इज द ट्राइबल बेल्ट, ट्राइबल एरिया सराउंडिंग दिस विलेज। मानो ये गांव है, इस गांव के पिछले हिस्से में मानो पहाड़ी है या जंगल है। जंगल इज फॉर ट्राइबल्स, ओके, जिनके पास नदी झरना ट्राइबल के हाथ में। तो ये गांव का सारा इकोनॉमी डिपेंड करता है कि पहाड़ के जंगल के झरने के ऊपर। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि ट्राइबल्स गांव में नहीं रहता है, गांव के बाहर रहते हैं, लेकिन जब पंचायत व्यवस्था के थ्रू से डेवलपमेंट का बात होता है तो ट्राइबल्स भी उनका हिस्सा है। भले ही ट्राइबल गांव में नहीं रहता है, they are not in the main society, they are in the outside the society, but they are part of the society because they are actually the preserver of our forest, they are actually the preserver of our natural पहाड़ झरना नदी everything। इसीलिए जब कोई डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट बैठता था पंचायत में तो सबको लेके बैठता था, एंड दैट इज द रीजन ये नाम पड़ा पंचायत। हेलो, ये जो बुझली ये जीके था, जनरल नॉलेज था, यूपीएससी में पढ़ा जाता है ये सब चीज। सर हम लोग तो सीएस पढ़ रहे हैं, आप क्यों हमें पढ़ा रहे हो? सर कोई बात नहीं सर, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बोला, लोकल अथॉरिटी को बारे में बात करने जा रहा था। तो लोकल अथॉरिटी में कौन आता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, पंचायत आता है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा बता दिया। ऐसे तो ये बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में मैं बताता हूँ, बट पंचायत थोड़ा डिफरेंट पॉइंट था, मेरे को लगा कि जानना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैं बताया। बुझते पेरे चिस तरह। हेलो, হ্যাঁ স্যার। বর্ণ ব্যবস্থা বলে এমন লোককে ভুলভাল বুঝিয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ, লোকের মধ্যে যেন মারামারি চলবে, ব্রাহ্মণ বৈশ্যকে মারবে, বৈশ্য রাজাকে মারবে, এরকম কিছু না। এগুলো সব ডিভাইড অ্যান্ড রুল, আমাদের সিস্টেমকে নষ্ট করার জন্য মানে ফরেন ইনভেডার্সরা যা পেরেছে তাই আমাদেরকে শিখিয়েছে। वेरी साइंटिफिक मेथड टू ऑपरेट ए सोसाइटी, ठीक है। आज भी है, आज भी कोई टीचर है, आज भी कोई रक्षक है, मैंने देयर इज अ प्रोटेक्टर, आज भी कोई है जो शूद्र का काम करते हैं, वर्किंग क्लास है। टुडे इज आल्सो देयर इज अ ट्राइबल ग्रुप, ओके, इज द प्रोटेक्टर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ आवर सोसाइटी। तो कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज देयर, था, है, रहेगा। बस प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अपना कल्चर को भूल जाते हैं। चलो सर, आपने सुन लिया, इतना काफी है मेरे लिए। ओके, तो 80 जीजीसी क्या है? जब एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जिसको गवर्नमेंट फंड करता है, उनको छोड़ के कहाँ डोनेट करते हैं? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, देखो कितना प्यार से बोला है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। मैंने कल मानो मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी खोल दिया, खरगोश छाप पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, या फिर हथौड़ा छाप पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी एक छाप बना के मैं पॉलिटिकल पार्टी बना दिया तो मेरा पार्टी थोड़ी बन जाएगा। सर उस पार्टी को ना रजिस्टर्ड करना पड़ता है। कहाँ पर? इलेक्शन कॉर्पोरेशन के पास। इलेक्शन रजिस्टर्ड, मैं लिखाता हूँ, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन के साइड में सारा चीज डिटेल्स है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइड में जाओगे तो मिलेगा। फिर भी मैं आपको विकिपीडिया से ही थोड़ा पढ़ के देखा देता हूँ, सुना देता हूँ इंडिया में कितना पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है। ये देखो सर, as per latest publication dated by May 23, Election Commission of India, there are 6 national parties। national party माने जिस पार्टी का एक से ज्यादा स्टेट में उनका माने एमएलए एमपी एमएलए होता है, बेसिकली एमपी होता है, उनको नेशनल पार्टी कहते हैं, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, ठीक है। टीएमसी इज ऑल्सो नेशनल पार्टी। मोस्ट प्रोबेबली रिसेंटली नेशनल पार्टी का ये चला गया टीएमसी का, क्योंकि कहीं बंगाल के बाहर एक जगह में पहले था, अभी और नहीं है। सीपीआईएम इज ऑल्सो नेशनल पार्टी, ठीक है, इस तरह का। 54 स्टेट पार्टीज, 2597 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी,
all registered parties contesting election need to choose a symbol from a list of available symbols offered by election commission, and all 28 states of the country along with Union Territory of Jammu Kashmir, National Capital Territory of Delhi and Pondicherry have elected government unless president's rule is imposed under certain conditions. ठीक है, और ये देखो नेशनल पार्टी का पूरा डेटा है, इंडिया में कितना नेशनल पार्टी है। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माने CPIM, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड NPP नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी ये कहाँ का है सर? नेशनल पीपल्स पार्टी मोस्ट प्रोबेबली महाराष्ट्र का है। नेशनल पीपल्स पार्टी किसका कितना मेंबर है नहीं है सब बोला है सर। जैसे आम आदमी पार्टी का लीडर है अरविंद केजरीवाल, बहुजन समाजवादी का मायावती, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है, लीडर है JP नड्डा, ठीक है, आजकल बहुत आते हैं वेस्ट बंगाल। सीताराम येचुरी CPIM का लीडर है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। और इसका नाम है क्या? कॉनरेड संगमा, ठीक है, मेघालय का चीफ मिनिस्टर है, मेघालय का। तो इनका भी दूसरे स्टेट में है। तो ये है इंडिया का नेशनल पार्टी जिसका एक स्टेट से ज्यादा जगह में जिनका चलता है। 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी। इसके अलावा देयर इज अ 54 स्टेट पार्टीज आल्सो देयर, दे आर आल्सो रजिस्टर्ड, ठीक है। अनरजिस्टर्ड अगर अनरिकॉग्नाइज्ड रहेगा ना तो फिर उनको डोनेट करने से आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बोझा गया कितना मिलेगा? 80 GGC के तहत एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जितना डालोगे उतना मिलेगा। जितना डालोगे उतना मिलेगा, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश। कैश में करोगे तो नहीं मिलेगा, कैश में करोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है जी, हेलो। ओके सर, मैंने आप लोगों को पेमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में आइडिया दिया। अब सर मैं आपको बात करना जा रहा हूँ सर डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। कुछ इनकम है जो करने से गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देते हैं। सर पेमेंट करने पे डिडक्शन मिलता है ये तो समझ में आता है, इनकम करने पे भी डिडक्शन मिलता है? यस सर मिलता है। अब जब ले रहे तो लपेट लो ना, जब चीजें मिलता है तो ले लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सर्टेन इंपॉर्टेंट इनकम है जिसको नॉलेज रखना चाहिए। एज पर सेक्शन 80 AC फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट इज मैंडेटरी। माने आपको कितना इनकम हो रहा है इनकम टैक्स में ये रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अगर आप इनकम टैक्स में हो, जिसके बारे में सेक्शन 80 AC कहते हैं। अब कुछ ऐसी इनकम है जिसपे डिडक्शन अवेलेबल होता है जिसके पॉपुलर है 80JJAA। याद रखिए सर 80JJAA किसके लिए लागू होता है? एन एसएससी टू होम सेक्शन 44 AB अप्लाइज। सेक्शन 44 AB माने जिसका टैक्स ऑडिट होता है। एन एसएससी टू होम सेक्शन 44 AB अप्लाइज whose gross total income include profits and gains यानी PGBP, जो बेसिकली बिजनेस करते हैं सर, जिसका इनकम PGBP से कनेक्ट होता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिकॉज 44 AB तो PGBP का सेक्शन है ना, तो ये है बिजनेसमैन एसएससी जिसका इनकम PGBP से डिनोट करता है, मतलब डिराइव होता है। इनकम क्या है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय। अगर आप न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, न्यू एम्प्लॉयमेंट, तो आपको डिडक्शन मिल सकता है। 30% of additional employee cost incurred in the previous year. Deduction is allowable for the assessment for 3 assessment year, including assessment year relevant to the previous year, in which such employment is provided. मानो आपने इनकम किया और उस इनकम को करने के लिए आपका कंपनी है या बिजनेस है आपका बेसिकली,
आप बिजनेस इनकम करते हो और बिजनेस इनकम करने के लिए आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, ओके। और जितना आपको इनकम करने के लिए आपका जो 30% एम्प्लॉय कॉस्ट लगा, जितना टोटल एम्प्लॉय का खर्चा लगेगा, सपोज आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में 10 लाख इनकम किया और इस 10 लाख इनकम करने के लिए रेवेन्यू मैंने बेसिकली 10 लाख कीजिए, मानो रेवेन्यू 10 लाख रेवेन्यू के पीछे आपने 3 लाख का सैलरी कॉस्ट बने एम्प्लॉय कॉस्ट उठाया, वो भी नया एम्प्लॉय, तो 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर, यानी 3 लाख का 30% ये आपको डिडक्शन मिलेगा। अलाउबल फॉर 3 असेसमेंट ईयर इंक्लूडिंग असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर, माने अगर आपने 22-23 में ये किया तो 22-23 में मिलेगा, 23-24 में मिलेगा, 24-25 में मिलेगा। डिडक्शन इज अलाउबल फॉर 3 असेसमेंट ईयर इंक्लूडिंग असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर, माने 22-23 अगर आपका प्रीवियस ईयर है जो करंटली चल रहा है, तो 23-24 में भी आप उसको डिडक्शन का अलाउ कर सकते हो, 24-25 में भी अलाउ कर सकते हो और 25-26 में भी अलाउ कर सकते हो। 3 असेसमेंट ईयर में मिलेगा कमिंग अपकमिंग। एम्प्लॉय कॉस्ट का 30%, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30%। तो जो भी आप इनकम करने के पीछे आपका जो भी खर्चा होगा न्यू एम्प्लॉयमेंट करने के पीछे, उस पर्टिकुलर कॉस्ट आप डिडक्शन के तौर पे ले सकते हैं। सेक्शन क्या है 80JJEE ये बोझा गया है, मैंने बेसिकली इंडिया के लिए जो जरूरी है, इंडिया के लिए क्यों जरूरी है सर, बिकॉज इंडिया में जॉब नहीं है ना प्रॉपरली, तो बिजनेस जॉब क्यों नहीं है, व्हाई देयर इज नो जॉब, बिकॉज नो जॉब बिकॉज नो बिजनेस, if there is no business there will be no job, if there is a business there will be job, तो जॉब बिजनेस क्रिएट करो। চাকরি নেই সবাই করে, চাকরিটা কেন নেই সেটা দেখতে হবে, তো কারণ ব্যবসা নেই, তাহলে মেন পারপাসটা কি ব্যবসাটা তৈরি করতে হবে, we have to create business सर, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट आपको इस तरह का बेनिफिट देने के लिए रेडी होगा कि आप बिजनेस करो, आपको एम्प्लॉय कॉस्ट में बेनिफिट दिलाएंगे। सर इसके अलावा और भी एक इनकम है जिसके ऊपर आप डिडक्शन अवेलेबल कर सकते हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल बीइंग एन ऑथर। सर आप लोगों में से किसी के अंदर कीड़ा है ऑथर होने का इच्छा है, मैंने बुक्स लिखने का, आजकल तो लोगों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, ऑथर क्या बनेगा। हाँ सर मोबाइल से फुर्सत मिलेगा तब ना ऑथर बन पाएगा। आजकल स्टोरी बुक्स पढ़ता कितना लोग हैं पता नहीं सर, स्टोरी बुक राइटर भी बहुत कम हो गया है, वो बोलते हैं ना वो दिन नहीं है अभी, पहले जैसा नहीं रहा, सारा दिन तो लोग मोबाइल में ही चटर पटर कर रहे हैं। अब इतना मोबाइल में ही चटर पटर करेंगे हम लोग तो फिर बुक्स कब लिखेंगे, जो भी हो, अगर फिर भी इतना डिफिकल्ट लाइफ हो गया आजकल, इस डिफिकल्टी में भी अगर किसी के अंदर किताब लिखने का कीड़ा है, ठीक है, तो बुक्स लिखोगे, अगर बुक वो किताब मानो मार्केट में सेल होता है, अच्छा ठीक है, अच्छा सेलिंग हुआ है सर, लेकिन कौन सा किताब होना चाहिए, टेक्स्ट बुक छोड़ के स्कूल का किताब कॉलेज का किताब नहीं चलेगा, टेक्स्ट बुक के बिना स्कूल टेक्स्ट बुक कॉलेज टेक्स्ट बुक नहीं चलेगा, एक्सेप्ट अदर देन टेक्स्ट बुक, कोई स्टोरी बुक्स होना चाहिए, स्टोरी या फिर क्या बोलते हैं उसको, लाइक अरे मैंने किसी भी तरह का काल्पनिक टाइप का, ठीक है, स्टोरी होगा जरूरी नहीं, बट एनी काइंड ऑफ, बट नॉट टेक्स्ट बुक। वहां से आपको जो भी रॉयल्टी मिलता है, रॉयल्टी कैसे होता है सर, व्हाट इज रॉयल्टी, मानो आपने बुक्स लिखा, फिर उस बुक्स को आपने पब्लिश किया, पब्लिशर मानो बुक्स को पब्लिश करने के लिए आपको 10 लाख दिया या 20 लाख दिया, इनकम डिराइव्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन और 3 लाख व्हिच एवर इज लेस, मैंने अगर आपको 20 लाख देता है ना तो 3 लाख उसमें से आप मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते, जो कम रहेगा, जो भी इनकम बनेगा, अगर 20 मानो कि क्या होता है ना, दो तरह का होता है, अगर आप एक अच्छा बुक लिखते हो, बुक लिखने के बाद पब्लिशर दो चीज करते हैं,
पब्लिशर या तो पूरा राइट आपसे परचेस कर लेता है। सपोज यू राइट ए स्टोरी बुक्स, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे टिन, ऐसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे फेलुदा, काका बाबू, आप लोग पढ़े हो सर? हाँ, তোরা পড়েছিস এরকম গল্প? টিনটিন, ফেলুদা, কাকা বাবু পড়েছিস কেউ? কেউ না? ব্যোমকেশ, शरतचंद्र, बंकिम, आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? है सर। सर मान की तुम लोगों में से किसी को किताब लिखना है, तो मैंने मानो कि एक नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैं टिन बोला, आप लोग एक किताब लिखो फिन, ठीक है? টিন की जगह আচ্ছা কি পড়েছিস? ওই এগুলো সবই পড়েছিস? টিন সবকিছুই পড়েছি প্রায়। টিনটিনের গল্প, টেনিদা পড়েছিস? হ্যাঁ টেনিদাও পড়েছি। ठीक है, टिन, टेनिदा, फेलुदा, काका बाबू, ब्योमकेश, ठीक है? मेरे को आजकल पढ़ाते मौका नहीं मिलता सर, सारा दिन 3 4 क्लास लेने के बाद। पर जब भी मेरे को छुट्टी मिलता है ना सर, 4 5 दिन कभी भी, मैं एक किताब हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। रात को सोने से पहले थोड़ा पढ़ता हूँ, ठीक है? आजकल थोड़ा सा डिफिकल्ट किताब पढ़ने का मन हो गया, लाइफ लेसन्स देने वाला। पर पहले बचपन में या फिर जब 20s में थे स्पेशली, तब इस तरह का किताब ज्यादा अच्छा लगता था। 20s में या टीनेज में फेलुदा, टेनिदा ये सब ज्यादा अच्छा लगता था। उसके बाद काका बाबू भी टीनेज में अच्छा लगा, ब्योमकेश थोड़ा 20s में अच्छा लगा। 30s के बाद से थोड़ा सा ना लाइफ लेसन्स वाले किताब अच्छा लग रहा है आजकल, मैंने जो जिंदगी में कुछ सीख दे के जाए, या मैंने हार्ड वर्किंग लाइफ, हाउ टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशंस एक्सेप्ट कैसे करें, आजकल ऐसा किताब अच्छा लग रहा है। पता नहीं, टाइम टू टाइम चेंज होता है ना, जो भी हो। तो मानो ऐसे ही स्टोरी किताब आप लोग लिख रहे हो, मानो नील एक किताब लिख रहे हैं जिसका नाम दे रहा है फिनफिने चांद, ठीक है? फिनफिने चांद ऐसा एक नाम दिया है। अब किताब मार्केट में अच्छा चला है मानो, ठीक है, गुड सेल हुआ। अब वो पब्लिशर के पास गया, मानो एक प्रकाशनी है आनंद पब्लिशर्स, नाम सुने हो? कोलकाता में यस सर। कोलकाता में अगर कोई अच्छा किताब माने स्टोरी किताब छपने का सबसे अच्छा पब्लिशर है आनंदो, ठीक है? तो आनंद पब्लिशर्स के पास आप जाते हो, और आनंद पब्लिशर्स आपको ये फिनफिने चांद किताब के लिए 2 तरह से आपको पेमेंट कर सकता है, रॉयल्टी दे सकता है। या तो आपसे पूरा राइट ले लेगा और बोलेगा कि जितना सेल होगा, सेल का 30% आपको पे करेगा। अब पता चला कि मार्केट में टोटल 1 करोड़ का वैल्यूएशन का सेल चला है, तो 30% नील को मिलेगा, माने 30 लाख। ये एक उपाय होता है। या फिर ऐसा होता है कि पहले ही नील को पैसा का जरूरत था, तो कंपनी बोला कि आप 20 लाख रखो और आगे कुछ मत मांगना, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं इनकम डिराइव्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशंस और 3 लाख व्हिचएवर इज लेस। इसमें से जो भी कम होगा आप उसका डिडक्शन ले सकते हो एज अ राइटर। ओके नील, বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। স্যার इसे আরেকটা रॉयल, প্রখর हाँ রৌদ্রও ছিল একটা। हाँ प्रखर रौद्र भी था। अरे बहुत कुछ था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा इतना सारा, बस इतना थोड़ा पॉपुलर कुछ नाम मेरे को याद था, मैं बोला। নালে তো বঙ্কিম আছে, শরৎচন্দ্র আছে, বিদ্যাসাগরেরও গল্প পড়েছি, বিবেকানন্দের গল্প, নেতাজি সুভাষ, মাইকেল মধুসূদন, অনেক পড়েছি, প্রচুর পড়েছি। মানে প্রচুর বলবো না, টুকটাক পড়েছি, প্রচুর বলাটা ভুল হবে। আমি এতটা মানে খুব গল্প পড়তাম এরকম বলাটা ভুল, তবে আর আমি বেশি পড়তাম ওই যে আমাদের দুর্গাপুজোর সময় একটা শারদীয়া পত্রিকা বেরোয়, আজকাল বেরোয়?
ड्यूरिंग दुर्गा पूजा एक शारदीय पत्रिका बोल के निकलता है, उस पत्रिका के अंदर ना अलग अलग स्टोरी निकलता था ऑथर का, वो भी बड़ा अच्छा लगता था। शारदीय इसी नाम से होता था। आजकल ये सब क्रेज ही नहीं है सर। चलो पता नहीं किस चीज का क्रेज है सर, आप पढ़ाओ क्या क्रेज है नहीं है आपको क्या। ठीक है सर। Exercise of professional thriller which is released in respect of royalty or copyright fee received otherwise than by way of lump sum, otherwise than by way of lump sum। मतलब अगर आप lump sum में ले लेते हो तो कोई डिडक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे एक रेगुलर बेसिस में लेते हो तो टोटल इनकम के ऊपर मिलेगा। टू बी रेस्ट्रिक्टेड, ये भी बोला है सर, इनकम टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेस्ट्रिक्शन भी लगा है सर, जो किताब साल भर बिकेगा उसका मैक्सिमम 15% डिडक्शन ले सकते हैं। साल भर जितना किताब बिकेगा सेल होगा उसका मैक्सिमम 15% तक डिडक्शन अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, और किताब जो होगा वो टेक्स्ट बुक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर ऐसा किताब होना चाहिए। रॉयल्टी रिसीव करो, कॉपीराइट फी रिसीव करो एज ए लमसम और अदरवाइज। तो दिस इज 80 QQB। ओके, हो जाएगा चे 80 QQB क्लियर। Yes, sir. So there is another income 80 RRB। जैसे RRR बोल के एक मूवी निकला था ना, ये RRB है। RRR जिसको ऑस्कर मिला रे, अरे नाटू 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 गाना नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ, नाटू 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 सुना नहीं? हेलो, Yes. साउथ का मूवी है RRR, वैसे ये वाला क्या है RRB। चलो ठीक है, याद रहेगा, RRR के साथ याद रहेगा RRB। रेसिडेंट इंडिविजुअल बीइंग ए पेटेंटी, पेटेंटी माने जो कोई चीज पेटेंट करवाता है। पेटेंट किस चीज का होता है सर? सपोज यू हैव ए बिजनेस, आपका कोई बिजनेस है, कोई वेबसाइट है, कोई लोगो है, आप उसका पेटेंट करवाते हो और आप अपना बिजनेस का पेटेंट किसी को शेयर करते हो, या फिर आपका कोई फॉर्मूला है, ठीक है, आप फॉर्मूला किसी और को देते हो कि भाई मेरा फॉर्मूला यूज करो और बदले में मेरे को रॉयल्टी दो। ठीक है, रॉयल्टी होते हैं इसको, राजस्व, बांग्लाते बोले राजस्व। एनी इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2003। अगर कोई रॉयल्टी का इनकम 1/4/2003 के बाद किसी को मिलता है तो उन्हें भी डिडक्शन अवेलेबल हो सकता है। कोई आविष्कार माने आपका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला किसी और को सेल करके आपको रॉयल्टी मिल रहा है, उस रॉयल्टी इनकम के ऊपर भी आपको डिडक्शन अवेलेबल हो सकता है। होल ऑफ सच इनकम और 3 लाख व्हिचएवर इज लेस, या तो पूरा इनकम डिडक्ट करेगा या तो 3 लाख जो भी कम होगा वो साल भर का, साल भर का। दिस इज द इनकम, जिस इनकम के ऊपर आपको डिडक्शन अवेलेबल हो सकता है। बेसिकली गवर्नमेंट उस सब चीजों को प्रमोट करने के लिए, ताकि हमारे देश में इनोवेशन बढ़े, साइंटिफिक रिसर्च बढ़े, आर्टिस्टिक नेचर में किताब लिखने का कॉन्सेप्ट बने। ऐसे एक वेस्ट बंगाल एक टाइम पे था, वेस्ट बंगाल नहीं तब बंगाल होता था, ड्यूरिंग 1800 टू 1800 नहीं बोलेंगे, 1750 से लेके 1920 तक या 1985 तक मान लो, 1750 टू 1950 जो बंगाल था, वो जो 200 साल का बंगाल है, माने इस टाइम पे वेस्ट बंगाल या ईस्ट बंगाल माने बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश भी इतना अच्छा था सर। माने आर्टिस्ट, साइंटिस्ट माने भर भर के निकलता, इसको बोलते हैं गोल्डन एरा। ठीक है, आजकल तो यहाँ से क्या बोले सर, बोलने का इच्छा भी नहीं होता यार। इतना डब्बा मार का एजुकेशन सिस्टम, डब्बा मार का पॉलिटिकल पॉलिसी। माने मैं सोचता हूँ कि वेस्ट बंगाल के लोगों को, बांग्लादेश को तो छोड़ो अलग कंट्री हो गया, वेस्ट बंगाल के लोगों को सीखने का, जानने का इच्छा तक नहीं है आजकल।
कुछ सीखने का भी मन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है, जोश ही नहीं है, माने कल्चर के नाम पे कुछ नहीं। पूरा कल्चर का मतलब कौन सा कल्चर लिया पता नहीं, टोटल खत्म। और सिर्फ जेलसी आ गया, सिर्फ जेलसी। अरे भाई अपना कल्चर छोड़ोगे ना तो ऐसे ही हालत हो। मैंने एज ए बंगाली, एज ए वेस्ट बंगाल के सिटीजन होने के नाते ये दुख होता है कि 1750 से लेके 1950 तक हम लोग इंडिया में एक पोजीशन रखते थे सर, एज एन आर्टिस्ट, एज एन राइटर, एज ए स्पिरिचुअल लीडर। रामकृष्ण परमहंस, आनंदमयी माँ, ऋषि औरोबिंदो, विवेकानंद, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट में सत्यनाथ रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, मेघनाथ साहा, सीवी रमन। मैंने आजकल तो नाम ही नहीं आता है सर, नाम ही नहीं आता है किसी भी चीज में। एक बंगाली गाना याद आ गया सर, खौराज मुखर्जी बोल के एक बंगाली टॉलीवुड का एक एक्टर है, आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं। उसका एक बंगाली गाना है, उस गाने में खौराज बोलते हैं, गाना उसी ने लिखा है मोस्ट प्रोबेबली, बोलते हाय बाঙালি हाय तो यार বাঙালি নাই, তোর চলন বলন কথার ধরন আগের মতন নাই তুই আর বাঙালি। এই হচ্ছে অবস্থা। जो भी हो, ये सब बोलते बोलते मेरे को पता नहीं क्या सब याद आ रहा है और मैं आपको क्या क्या बोल रहा हूँ। जो भी हो सर, आज थोड़ा मूड में था, बोल दिया सर। आई होप कि आपको इनकम के ऊपर डिडक्शंस भी समझ में आ गया। अच्छा, डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम। सर अदर इनकम, हाँ सर, कभी कभी कुछ इनकम करेंगे और गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देगा, कितना, उसको अदर इनकम बोलता हूँ। सर अदर इनकम क्यों, आप देखो ना, पढ़ो ना, समझ में आ जाएगा। वीवीआईपी पॉइंट है, 80 टीटीए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन छोड़ के बाकी लोगों के लिए लागू होता है, एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन। क्यों, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए 80 टीटीबी है। सो अगर कोई बिलो 60 है, if anybody is below 60 then 80 TTE, if above 60 then 80 TTE। सर क्या क्या डिडक्शन मिलेगा क्या, सर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट। हम लोग बैंक में सेविंग्स अकाउंट करते हैं ना, बैंक सेविंग्स में आपको अगर इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आपको बैंक सेविंग्स में इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा मिलता है तो वो अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन अगर डिडक्ट अमाउंट 10,000 के अंदर है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट विद ए बैंक, विद ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, एफडी नहीं होगा सर, एफडी के लिए नहीं है, जो एक फिक्स पीरियड के बाद बैंक आपको देता है। एक्चुअल इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10,000 डिडक्शन अवेलेबल होता है 80 टीटीए। मैक्सिमम 10,000 तक का अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप 80 टीटीए के तहत डिडक्शन अवेलेबल कर सकते हैं सेविंग्स में। और 80 टीटीबी किसके लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल लोगों के लिए एफडी को रखा नहीं गया, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बोथ एफडी एंड सेविंग्स दोनों को रखा गया। 80 टीटीए में नॉर्मल लोगों के लिए सिर्फ सेविंग्स को रखा गया, एफडी को नहीं रखा गया, ठीक है। इसीलिए बोला नॉट बीइंग टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट माने एफडी, एफडी को इसमें नहीं इंक्लूड नहीं किया। पर 80 टीटीबी में सीनियर सिटीजन के लिए जो है उनका सेविंग्स भी है, एफडी भी है। कितना इंटरेस्ट डिडक्शन हो सकता है, 50,000 और विच एवर इज लेस, एक्चुअल इंटरेस्ट और 50,000 जो कम रहेगा उसमें से इतना डिडक्शन मिल सकता है अदर इनकम में। याद रखना सर, टोटल इनकम का क्वेश्चन करेंगे ना तो गलती नहीं होना चाहिए। और एक 80U का सेक्शन है, वीवीआईपी सेक्शन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होता है। डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी का एक सेक्शन पहले भी था, डिसेबिलिटी का एक सेक्शन पहले भी था, दैट इज इन 80 DDB
सॉरी ये वाला 80DD, ठीक है, जिसमें मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल्ड, जिसमें आपको फ्लैट 75,000 का डिडक्शन मिल रहा था रेसिडेंट इंडिविजुअल और EHF को, और अगर कोई सीवियर डिसेबिलिटी के साथ है 80% से ज्यादा तो 1,25,000। इसमें यह भी बोला था कि अगर आप 80U में जाओगे तो 80DD अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और अगर 80DD लोगे तो 80U में नहीं कर पाओगे, कोई भी एक मिलेगा सर। तो 80U क्या कहता है, 80U क्या कहता है, कोई भी एक मिल पाएगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल, एनी पर्सन हु इज सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी टू बी ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। मैंने उसमें क्या है सर, 80DD में मेरा कोई रिलेटिव है, ठीक है, मेरा कोई रिलेटिव है, मैं उनके लिए कर रहा हूं, और यहां पर जो खुद डिसेबल है वो अपने लिए कर रहा है, देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन मानो मेरा कोई रिलेटिव है जो डिसेबल है, उनके लिए 80DD के तहत मैं खर्चा कर रहा हूं तो मुझे डिडक्शन मिलेगा, बट 80U में मेरा जो रिलेटिव है वो अपने लिए ही खर्चा कर रहा है और वो खुद अपनी इनकम टैक्स में डिडक्शन मांग रहा है। तो बात एक ही हुआ ना, जब मैं करूंगा तो उसके लिए, अगर वो खुद भी करेगा तो उसके लिए। तो गवर्नमेंट कहता है एक साथ दो जगह में एक ही पर्पस के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगर बंदा वही है तो एनी पर्सन हु इज सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी टू बी पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको फ्लैट डिडक्शन मिलता है 75,000 इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, और फ्लैट डिडक्शन अगर 80% से ज्यादा का डिसेबिलिटी है तो 1,25,000, एक ही है अमाउंट, बट इसमें वो खुद अपने लिए कर रहे हैं और वहां पर कोई तीसरा बंदा अपने रिलेटिव के लिए कर रहा है, यानी थर्ड पर्सन डू इट फॉर देयर रिलेटिव। तो ये है डिफरेंस बिटवीन 80DD एंड 80U। लेकिन दोनों सेक्शन का बेनिफिट एक साथ नहीं मिलेगा, कोई भी एक अवेलेबल हो सकता है। अगर किसी का रिलेटिव ले लिया तो फिर इसको नहीं मिलेगा, अगर ये ले लेगा तो रिलेटिव को नहीं मिलेगा, बात ऐसा है। ये बात 80D में लिखा हुआ है। Person mentioned in column 2 should be wholly or mainly dependent on the person mentioned in corresponding column. For support and such maintenance, such person should not have claim deduction under section 80. जिस पर्सन के लिए आप क्लेम करोगे एज ए रिलेटिव, वो बंदा खुद के लिए 80U में डिडक्शन नहीं लिया होगा, तभी आप 80DD में उनके लिए ले सकते हैं। अगर बंदा अपने लिए 80U में डिडक्शन ले लिया डिसेबल पर्सन, तो 80DD में कोई रिलेटिव उसका वो डिडक्शन अवेलेबल नहीं कर सकता, खर्चा कर सकता है वो डिडक्शन नहीं ले सकता। क्लियर सर? हेलो বোঝা গেছে? Yes. सर ये मैंने आप लोगों को क्या किया, डिटेल्स में एटलीस्ट इतना कोशिश किया कि हर एक सेक्शन का एक आइडिया देने का। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ ऑफलाइन में एज वेल एज ऑनलाइन में प्रेफर करूंगा आप लोग ऑफलाइन में आओ, ठीक है। अगर नहीं आ सकते तो ऑनलाइन ज्वाइन करो, ऑब्वियसली क्लास मिस मत करना। मैं नेक्स्ट दिन आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे तीनों में से कभी भी एक दिन मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं नोट शेयर कर देता हूं अगर आप लोगों के पास नहीं है तो, और आप लोग ना पढ़ के रखो, आप लोग एक बार गो थ्रू करके रखना नेक्स्ट दिन, ताकि जब मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूं आपके साथ तो आप लोगों को भी खुद पार्टिसिपेट कर पाओ, बस यही मेरा इच्छा है। बाकी एक बार पूरा नोट भी हो सके तो गो थ्रू करके रखना। क्या है ना, कभी कभी कुछ पॉइंट्स अगर स्पेशल पढ़ने का मौका मिल जाए तो पढ़ लेना, काफी हेल्प होगा सर। प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशंस भी हैं, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एग्जाम के लिए भी और लाइफ के लिए भी। चलो सर ठीक है, तो आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर, गुड नाइट सर, थैंक यू फिर। Thank you, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय। Good night, sir. गुड नाइट सर।